नमस्कारम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर किसी खास मुद्दे पर अचानक आने वाले भड़काऊ पोस्ट्स और वीडियो, किसी कानून के खिलाफ महीनों तक चलने वाले प्रायोजित विरोध प्रदर्शन या उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अचानक शुरू हुआ भाषा का जंग, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज केवल सीमाओं पर दुश्मनों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक ऐसे अदृश्य युद्ध का सामना कर रहा है जो हमारे समाज के भीतर लड़ा जा रहा है। दोस्तों, अलग धर्म, अलग वर्ण, अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग भाषा हमारे देश की सदियों से पहचान और खासियत रही है। इतनी विविधता के बावजूद हमारा देश हजारों सालों से एक होकर खड़ा है और अपना अस्तित्व बनाए रखा है, और यही कारण है हमें दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। पर आज हमारी इन्हीं विविधताओं को फॉल्ट लाइंस के रूप में कई विदेशी ताकतें एक्सप्लॉइट कर रही हैं। वर्तमान में इन्हीं डिफरेंसेस को डिस्क्रिमिनेशन बताकर विदेशी शक्तियों द्वारा प्रॉक्सी वॉर के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर या कॉग्निटिव वॉरफेयर भी कहा जाता है। दोस्तों, आज कोई भी देश अपने दुश्मन या कॉम्पिटिटर देश से डायरेक्ट वॉर करने से बचता है, क्योंकि यह अतिरिक्त आर्थिक चुनौतियां पैदा करता है। वैश्विक पटल पर नीतियां ऐसी हैं कि उस देश के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लग सकते हैं। आजकल ज्यादातर देशों के पास कई गुना मारक क्षमता वाले हथियार हैं, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। अगर डायरेक्ट वॉर लड़ा जाए तो जीतने वाला कोई भी नहीं बचेगा, दोनों ही देश नष्ट हो जाएंगे। और इन सबसे ऊपर हाइब्रिड वॉर के बड़े फायदे हैं। इस तरह की लड़ाई में देश की जनता ही उस देश को तोड़ती है। सबको यह लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार या अत्याचार के खिलाफ देश की सरकार से लड़ रही है। सोशल मीडिया, हैकिंग और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर किसी देश में दंगे, आंदोलन फैलाकर सरकार गिराया जाता है। यहां तक कि अर्थव्यवस्था को भी क्रैश किया जाता है। इतिहास में कई देशों को इसी तरह गर्त में पहुंचा दिया गया। इतिहास की बात छोड़ें, अभी वर्तमान में इसी तरह रिजीम चेंज या सैन्य तख्ता पलट कई देशों में हुआ है। 2024 में बांग्लादेश, श्रीलंका और सीरिया, 2025 में नेपाल, 2025 में ही अफ्रीका के कई लोकतांत्रिक देशों में सैन्य तख्ता पलट देखा गया, और दक्षिण कोरिया में ऐसा ही प्रयास 2025 में किया गया, पर वहां यह सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, अगर आप गौर से इन देशों में हुए कूप या रिजीम चेंज के तरीकों को देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि यही सब हथकंडे भारत में भी सरकार गिराने और अस्थिरता लाने के लिए अपनाए जा रहे हैं। हालांकि भारत में सैन्य तख्ता पलट लगभग असंभव है, इसलिए यहां जनता और समाज के बीच मौजूद फॉल्ट लाइंस, जिनकी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, को बड़ा करके ऐसा ही तख्ता पलट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन रणनीतियों से जिनके जरिए विदेशी ताकतें भारत में मौजूद डिफरेंसेस को चौड़ा कर देश में अस्थिरता और अराजकता पैदा करना चाहती हैं। हम जानेंगे कि कैसे आपकी एक फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड किसी बड़े प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो सकती हैं, और साथ ही हम डिफरेंसेस की भी बात करेंगे जिनको फॉल्ट लाइंस के तौर पर देखा जाता है। इसके साथ ही हम बीते सालों में देश में हुए कुछ आंदोलनों, दंगों और विरोध प्रदर्शनों को इसी कसौटी पर कसकर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वे वाकई में ऑर्गेनिक थे या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। और मैं दावा करता हूं दोस्तों कि वीडियो के खत्म होते तक आप खुद ऐसे विरोध प्रदर्शनों, दंगों आदि का सच जान पाएंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हाइब्रिड या कॉग्निटिव वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाली कुछ रणनीतियों पर चर्चा करें, जिन्हें विदेशी शक्तियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं। इसमें पहली रणनीति है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। इस रणनीति के तहत सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी चैनल्स में फेक न्यूज फैलाकर अनरेस्ट पैदा किया जाता है। आजकल तो एआई का जमाना है। डीप फेक वीडियोस और ऑडियोज के जरिए समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना और भी आसान हो गया है। दोस्तों, हाइब्रिड वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे घातक हथियार है, क्योंकि यह आपकी सीमाओं पर नहीं बल्कि आपके दिमाग में लड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सच को दबाना नहीं बल्कि झूठ को इतना फैला देना है कि लोग सच और झूठ का फर्क करना ही भूल जाएं। दोस्तों, दूसरी रणनीति में टारगेट देश के कुछ गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओज या एक्टिविस्ट्स के जरिए असंतोष की आग को हवा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो किसी ऐसी ही एक संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। पर आपने देखा होगा कि कैसे वहां प्रोटेस्टर्स पॉल्यूशन की आड़ में नक्सलियों का समर्थन कर रहे थे। वहां कुख्यात नक्सली हिड़मा मरावी को हीरो बताया जा रहा था। ऐसी संस्थाएं विकास परियोजना जैसे माइनिंग, पावर प्लांट या डैम्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रायोजित करती हैं ताकि देश की जीडीपी ग्रोथ रुक जाए।
आप देखते ही होंगे कि कैसे हर बड़े प्रोजेक्ट का पर्यावरण विनाश और लोगों के साथ अत्याचार वाले बहानों से ऐसे ही एनजीओज आम लोगों की आड़ में विरोध करते हैं। मैं जब हसदेव आंदोलन, तमनार आंदोलन को गौर से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे यह कोई ऑर्गेनिक ग्रामीणों का प्रोटेस्ट नहीं दिखता दोस्तों। मैं सच कह रहा हूं आपको, आप भले आपसे मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। इन सब आंदोलनों को कई एनजीओज और समूहों का बैकअप है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप सर्च करें तो पता चलेगा कि 4 से 5 ऐसे समूह इनको सपोर्ट और फंड दे रहे हैं। और जब आप इन समूहों का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको इन सब का एंटी एस्टैब्लिशमेंट इतिहास दिखेगा ही दिखेगा। आपको यकीन ना हो तो एक बार आप खुद से सर्च करके जरूर देखें कि कौन कौन से एनजीओ इनके पीछे काम कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी रणनीति में टारगेट देश के आंतरिक मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे यूएन आदि में गलत तरीके से पेश किया जाना और उस देश के सॉफ्ट पावर को नुकसान इससे पहुंचाया जाता है। आप देखते ही हैं कि कैसे भारत के आंतरिक मुद्दों जिसमें कश्मीर या किसान आंदोलन या तथाकथित इस्लामोफोबिया को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गलत तरीके से पेश कर भारत की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हमेशा की जाती रही है। इन अंतरराष्ट्रीय अदालतों या मानवाधिकार संस्थाओं का इस्तेमाल करके भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार को दुनिया के सामने अपराधी की तरह पेश किया जाने का एक अच्छा खासा इतिहास है दोस्तों, चौथी रणनीति में अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के जरिए देश को अस्थिर घोषित किया जाता है ताकि विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, वे भाग जाएं। जैसे आपको पता ही होगा कि दुनिया भर में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के भी नीचे रैंक किया गया है। जहां जीडीपी फुल रफ्तार से आगे बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम में भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, वो पाकिस्तान के लोगों से दुखी होंगे। आप खुद सोचिए, सोचने वाली बात है कि नहीं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके लोगों को वही जानकारियां दिखाई जाती हैं जो उनके गुस्से या पूर्वाग्रह को बढ़ाए। इससे समाज को 2 ध्रुवों में वे बांट देते हैं। हजारों की संख्या में फेक हैंडल्स या बोट्स के जरिए किसी हैशटैग को ट्रेंड कराया जाता है ताकि वह मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा का विषय बना रहे। साथ ही एआई का इस्तेमाल करके नेताओं या प्रभावशाली लोगों के नकली वीडियो या ऑडियो जारी किए जाते हैं ताकि तत्काल दंगे या अराजकता भड़क सके। ऐसा ही एक वीडियो 2019 के चुनाव के ठीक पहले अमित शाह जी का आरक्षण को लेकर आया था, जिसमें उन्हें यह बोलते दिखाया गया था कि वे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यह खबर बहुत वायरल हुआ। बाद में सच्चाई पता चलने के बाद भी चुनाव में उनके सीट्स प्रभावित हुए। दोस्तों, इसका यह असर होता है। दोस्तों, इन सब का असर यह होता है कि जनता अपनी ही संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका और सेना जैसी संस्थाओं में विश्वास खोने लगता है। जब जनता को अपनी ही संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहता तो देश अंदर से ढहने लगता है, देश अंदर से टूटने लगता है। हिंदू मुस्लिम, उत्तर दक्षिण, हिंदू वर्सेस दलित, हिंदू वर्सेस आदिवासी जैसे मुद्दों पर फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, झूठा नैरेटिव बनाया जाता है ताकि लोग सड़कों पर उतर आए। श्रीलंका और बांग्लादेश इसके ताजा उदाहरण हैं दोस्तों, जहां अफवाहों ने ही भीड़ को हिंसक बना दिया। दोस्तों, इसी में 5वीं रणनीति के अंतर्गत किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट या बैंकिंग सिस्टम के डूबने की अफवाह फैलाकर देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात चोट पहुंचाया जा सकता है। आपको गौतम अडानी वाला केस तो याद ही होगा ना, जिसमें यह प्रचारित किया गया कि एलआईसी के उनके स्टॉक में इन्वेस्टेड सारे पैसे डूब गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स, ये सब इसी रणनीति के हिस्से हैं दोस्तों। छठी रणनीति है देश के इतिहास और नायकों को गलत तरीके से पेश किया जाना। देश के गौरवशाली इतिहास को विवादित बनाना, युवाओं को उनकी जड़ों से काटना, जैसे आदिवासियों को मुख्यधारा के धर्म के खिलाफ भड़काना या क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से बड़ा दिखाना, अपने धार्मिक आइकन्स को, डिवाइन फिगर्स को, अपने साधु संतों को नीचा दिखाना। आप देख भी पा रहे होंगे कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों के आदिवासी भाई अपने आप को अलग धर्म का बताते फिरते हैं, हिंदू त्योहारों का बहिष्कार करते दिखते हैं, जबकि गौर से देखा जाए तो जितने भी उनके कुल देवता हैं या ग्राम देवता हैं वो सभी या तो शिव या शक्ति के ही रूप होते हैं। अभी कुछ दिन से छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया और फिर अचानक से फेसबुक, इंस्टाग्राम में धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ पोस्ट, वीडियो आने शुरू हो गए कि कैसे हिंदू अंधविश्वासी होते हैं। ये सब क्या है भाई? ये सब हमें अपने जड़ों से तोड़ने की कोशिश करने का एक हिस्सा है। और अंत में 7वीं रणनीति है विश्वविद्यालयों और थिंक टैंक में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना जो देश के भीतर रहकर दुश्मन के नैरेटिव को बौद्धिक जामा पहना सके।
इसे सबवर्जन फ्रॉम विद इन कहा जाता है। जेएनयू और ऐसे अन्य यूनिवर्सिटीज में हो रही गतिविधियां इसी रणनीति का हिस्सा है दोस्तों, जहां कई एंटी इंडिया नैरेटिव्स को इंटेक्चुअलाइज करने का काम किया जाता है। दोस्तों, ये जितने भी हथकंडे जिनकी मैंने अभी चर्चा की, इन सभी को हम सरलता से समझने के मकसद से 3 मुख्य भागों में समेट सकते हैं। इसे द ट्रायंगल ऑफ केओस भी कहा जाता है। जब ये ट्रायंगल ऑफ केओस एक साथ काम करती है, तभी ये फॉल्ट लाइंस जैसे दलित बनाम हिंदू या हिंदू बनाम मुस्लिम या कश्मीर मुद्दा या हिंदू बनाम आदिवासी, ये विस्फोट बन जाता है, विस्फोट कर जाता है। कैसे विस्फोट करता है? पहले मिस इन्फॉर्मेशन उसे हवा देती है, दूसरा असंतोष लोगों को सड़कों पर ले आती है, और तीसरा चूंकि ये अपने ही लोग होते हैं, सरकार अपने हाथ बांध लेती है, जिससे उन पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती और स्थिति हाथ से निकल जाती है। और यही विदेशी ताकतें चाहती हैं कि कोई भी देश अपनी ऊर्जा सीमाओं की रक्षा के बजाय आंतरिक दंगों को शांत करने में खर्च करे और खुद ही सैबोटैज हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर हथकंडों को डिटेल में आप सबको समझाने की कोशिश की है। साथ ही इनका इस्तेमाल हमारे देश में कहां कहां या किन किन मुद्दों पर किया जा रहा है, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब अगर आप ऐसी कुछ भी घटना या खबर देश में आगे होता देखें, तो उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बदले पहले इन कसौटियों पर उन्हें जरूर कसें। और जनता के तौर पर यही वो तरीका है जिससे हम हमारे देश की शांति को बचा सकते हैं। ये शक्तियां चाहती ही हैं कि हम लड़ें, हम मरें, पर अगर हम इन हथकंडों से परिचित हैं तो उनकी मजाल नहीं कि वो हमारे देश का बाल भी बांका कर सके। दोस्तों, जाते जाते आपको देश में मौजूद कुछ फॉल्ट लाइंस या इश्यूज बताते चलता हूं, ताकि जब भी उनसे जुड़ा कुछ मामला हो तो आपका क्रिटिकल माइंड एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जिससे आप खुद ये जान पाएंगे कि ये ऑर्गेनिक है कि प्लांट साजिश। आप ये स्क्रीन में फ्लैश होता स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें सारे फॉल्ट लाइंस मैंने लिस्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों, इन फॉल्ट लाइंस को हम और किस प्रकार दूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।